हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर से किस तरह से और कौन से टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इज 0.5 kg per मीटर, ठीक है, इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय flowing a current through which the magnetic field of induction is 0.25 Tesla is acting on the vertical direction the current flowing through the rod to keep it stationary will be। मतलब एक ऐसे समझ लो इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक रॉड को रखा गया। अच्छा, अब रॉड को रखा गया तो रॉड दिख नहीं रहा है क्योंकि इसे जस्ट हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, ठीक है ना। एक रॉड है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर मैं रखूं ये इंक्लाइन प्लेन की, तो मुझे सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ओके, सो ये है रॉड हमारा, फाइन। नाउ अब क्या हो रही है कि कहा जा रहा है कि इसके जस्ट ऊपर हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा के रखी है। मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको 0.25 टेस्ला की, ठीक है। इसके थ्रू हम करंट भी पास करवा रहे हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स हमारा किस तरफ होगा? इस तरफ फोर्स होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, जिसे हम लिखेंगे ILB, ठीक है। ये फोर्स है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैकेनिक्स लगाएंगे कि ये अगर रोल होके आना चाहेगी रॉड, तो रोल होके किस तरह से आ सकती है? mg साइन थीटा से आ सकती है, साइन थीटा से आ सकती है। ये है थीटा, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या रहा है, इसे रोक के कौन रख रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो है, इसके वजह से हमने क्या किया यहाँ पे हमने करंट अप्लाई किया है ना। तो करंट अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे एक फोर्स है। ओके, अब करंट की अमाउंट कितनी होगी कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेशनरी रहे, ये गिरे ना। फाइन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों तरफ के फोर्स को इक्वेट करना पड़ेगा। तो अगर इधर ILB है तो इस तरफ क्या होगा? अगर ये थीटा एंगल है, दैट इज ILB cos थीटा, ठीक है। सो फॉर इक्विलिब्रियम और एट इक्विलिब्रियम हम क्या देख रहे हैं? साइन 30 डिग्री, साइन थीटा को साइन 30 लिखे, इक्वल्स टू ILB cos 30 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सो mg साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, यानी कि आ गया हमारे पास tan 30 डिग्री, ठीक है, बाई LB, ये हमारा करंट आ गया। फाइन, सॉरी, दिस इज करंट, राइट। सो करंट I लिखो, यहाँ पे स्मॉल I लिखे तो स्मॉल I से ही काम करते हैं, ठीक है। तो करंट हमारे पास कितनी आ गई? इतनी आ गई। अब मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है 0.5 kg पर मीटर, सो दैट इज M/L की वैल्यू दी गई है, ठीक है। सो M/L की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5। G को हम लेते हैं 9.8। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, सो 1/√3। और B कितनी दी गई है? 0.25 टेस्ला। ये हमारा आ जाएगा क्या? करंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा करंट आ जाएगा। अब बस सॉल्व करना है, कुछ करना है नहीं इसमें। सॉल्व करोगे तो आपकी जो आंसर आएगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो छोटे मोटे चीजें हैं। आंसर आपकी कितनी आ जाएगी? 11.32 एम्पियर। सो I इक्वल्स टू 11.32 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। ओके, समझ में आ गई बात कि किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी
is 12 division per volt, the resistance of the galvanometer will be। ठीक है, रेजिस्टेंस पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले देखो करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, NBA/K होती है, ये हम जानते आ रहे हैं इतने दिन से, है ना, जब भी पढ़ रहे थे। सो अब ये कितनी दी गई है, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है, दूसरी बात क्या आ जाती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी इतनी है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी दी गई है, देखो ये होती है NBA/KR। ठीक है, ये दी गई है 20। ओके, अब दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, यानी कि IG/VS, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो NBA/NBA कट जाएगा, K विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा क्या, R। ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इक्वल्स टू IG कितनी दी गई है, 5/20। 5/20। सो 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, इसको अगर मैं एम्पियर में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा, 1000। 5000/20 कितना आ रहा है, देखो 500/2 यानी कि 250। ठीक है, 250 क्या आ जाएगा, ओम हो जाएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 250 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, question number 3, an arrangement of 3 parallel straight wire placed perpendicular to the plane of paper carrying the same current I along the same direction as shown in the figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given as। देखो 3 वायर है और तीनों को ना इस तरह से रखा गया, ये एक, ये एक, ये एक, इस डायरेक्शन में। ओके, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि दोनों कि इसके बीच में फोर्स होगा, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स हमने निकाला था। सिमिलरली इन 2 वायर्स के बीच में फोर्स होगा, है ना, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा ये हमें निकालनी है। बट अगर हम मैग्नीट्यूड देखें कि ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, सो FBC जो होगी दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू FBA। ठीक है, ये दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, सो इसे हम कंसीडर करके सिंपली F लिख सकते हैं। ओके, अब बारी आती है कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच का फोर्स होता कितना है, तो वो फोर्स की फॉर्मूला हम जानते क्या है, μ0 I² 2πd। 2πd, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस। ठीक है, ये 2 करंट कैरिंग वायर रहती है ना, करंट फ्लो कर रही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो ये फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्चुअली ये होती है। ठीक है, क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हम निकाल चुके हैं। ये फॉर्मूला जब मैं कंसेप्ट ऐड ऑन करवा रहा था तब मैं ये बता चुका था। ओके, तो ये हमने फोर्स इसको F मान लिया। अब इस पे क्या होगी, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, ये दोनों एक्ट करेंगी इस पे, तो एक नेट फोर्स आएगा। सो F नेट अगर मैं निकालना चाहूं तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, √FBC² प्लस FBA², है ना। सिंपल सी बात है, वेक्टर वाला कैलकुलेशन यहाँ पे है, 90 डिग्री का एंगल बना है तो क्या हो जाएगा, FBC² प्लस FBA² प्लस जो 2FBA cos 90 होती है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो सिंपली FBC² प्लस FBA²। अब इन दोनों को हमने सिमिलर मान लिया F के, सो √अंडर क्या लिखेंगे, F² प्लस F² दैट इज √2F। ठीक है, √2F का मतलब μ0 I²/2πd। √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा, सो μ0 I²/√2πd। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखो μ0 I²/√2πd, ऑप्शन सी और ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.57 इंटू 10⁻, ये -2 है। ओके, टेस्ला, इफ द वैल्यू ऑफ E/m इज 1.76 इंटू 10⁻11
कूलम पर kg द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है। हमें क्या पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रही है सर्कुलर पाथ में मोशन करी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन को हम कैसे लिखते थे, न्यू इक्वल्स टू क्यू बी बाई 2πm, इस तरह से लिखते थे। अब Q की जगह इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज यानी कि EB बाई 2πm। हमारे पास वैल्यू किसकी दी गई है, E बाई m वाले क्वांटिटी की वैल्यू दी गई, यानी कि 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें दी गई है। सो सिंपली निकालेंगे, E बाई m की वैल्यू कितनी है, 1.76 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये इक्वेशन था। अब देखो यहाँ पे क्या है बचा हमारे पास, क्या, b बाई 2π। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3.57। लेट मी क्लियर इट एंड राइट इट अगेन। 3.57 इंटू 10⁻⁻2 बाय πm, यानी कि 2π। m का तो E बाई m की वैल्यू तो हमने लिख दी है, 2π, 2 इंटू 3.14। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना, इसका भी कैलकुलेशन आप करके देखना। तो आपका क्या यहाँ से होगा, देखो 8.8 यहाँ पे आ रही है, 0.88 इंटू 10⁻11, देन 3.14, 3.57। आपका ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा न्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज, और हम इसे लिख सकते हैं 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 5, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carries a steady current I. Okay, the current uniformly distribute over its cross section. The ratio of the magnetic fields B and B dash at the radial distances a by 2 and 2a respectively from the axis of the wire is. सिंपल सी बात है, सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, इसकी रेडियस है कितनी, a है। ठीक है, अब एक पॉइंट a बाई 2 पे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ द एक्सिस, जो यहाँ से a बाई 2 वाली पॉइंट है, यहाँ पे हमें निकालनी है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी गई है कितनी, b। द मैग्नेटिक फील्ड b एंड रेडियल डिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी गई है b। ओके, और एक डिस्टेंस है ट्वाइस द डिस्टेंस, मतलब ये a डिस्टेंस है, इसकी रेडियस है, और एक a, यानी कि यहाँ से 2a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड दी गई है बी डैश। तो हम जनरली क्या करते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए 2 एम्पेरियन लूप कंसीडर करते, एक इनसाइड हमने कंसीडर किया, एक बाहर हमने कंसीडर किया। अब देखो, सिलिंड्रिकल वायर के किसी रेडियल पॉइंट पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 एम्पेरियन लूप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इस केस में एक बाहर के थ्रू उस पॉइंट से गुजरेगा, एक अंदर में इस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हम लिखते हैं, बी आउटसाइड, ये कितनी हो जाती है, म्यू नॉट आई बाई 2π स्मॉल आर। अच्छा, ये स्मॉल आर क्या है, ये है सेंटर से वो डिस्टेंस जहां पे हम मेजर करने वाले हैं। तो स्मॉल आर इज द डिस्टेंस, ये इस सर्कल की या फिर इस सिलेंडर की रेडियस नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी दी गई है आउटसाइड की, ये दी गई है म्यू नॉट आई बाई 2π, और ये आर डिस्टेंस जो दिया गया है ट्वाइस ऑफ ए दिया गया है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए दिया गया, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे आउटसाइड में, जो कि है बी। सो बी आउटसाइड को हमने बी से डिनोट किया है। ओके, नो सॉरी, बी आउटसाइड को हमने बी डैश से डिनोट किया है। ओके, अब देखो बी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई बाई 4π ए आ गई। ठीक है, वैसे ही सेम बी इनसाइड हम कैसे लिखते हैं, बी इनसाइड हम लिखते हैं म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2π कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर क्या है, इस सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन की रेडियस। ओके, तो अब बस आर को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगी, देखो म्यू नॉट आई बाई स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर हमारा है ट्वाइस ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ट्वाइस ए, और कैपिटल आर हमारा है ए।
दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल, सो 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। ए विल कैंसिल आउट, 2 विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या, म्यू नॉट आई बाई पाई ए बच गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ओके, देखो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो जा रहा है हमसे, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, क्या कि अब तो डिस्टेंस इनसाइड है ना, अब तो डिस्टेंस इनसाइड है, तो इनसाइड में डिस्टेंस स्मॉल आर कितनी है, a बाई 2 है, सो a बाई 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। a विल कैंसिल आउट, और 2 जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास कितना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए आ गया। तो अब देखो ये और ये सिमिलर हो गए, आउटसाइड और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होगी, सो b बाई बी डैश इक्वल्स टू 1:1 और b डैश बाई बी 1:1, जिसे हम 1 लिखेंगे। सो ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड बी, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज इक्वल एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी। सिंपल सी बात है कि एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे 90 डिग्री से, ठीक है। अब क्या होगी, 90 डिग्री एंटर करने पे ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगी, सर्कुलर पाथ में घूमेगी, तो इसकी रेडियस जो है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों की रेडियस जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों की रेडियस अगर सिमिलर है, बोथ द पार्टिकल्स इज इक्वल, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन इतनी दी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें निकालनी है। तो देखो इन सब केस में क्या होता है कि जो आर होती है, रेडियस को हम लिखते थे कैसे, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है, एम वी बाई क्यू बी इस तरह से लिखते थे हम, है ना। अब एम वी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम को हम लिखेंगे 2m के काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बाय क्यू बी। तो यहाँ से हमें जो k की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, q स्क्वायर r स्क्वायर b बाई 2m, ठीक है। अब k अल्फा जो कि दी गई है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कितनी होगी, के प्रोटॉन दी गई है ना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितनी होगी, q चार्ज ऑफ प्रोटॉन की स्क्वायर, रेडियस ऑफ प्रोटॉन की स्क्वायर, और b, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, बाई 2 मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, इसमें स्क्वायर नहीं। ओके, तो ये हो गया प्रोटॉन के केस में। k अल्फा हमें निकालना है, लेकिन k अल्फा को हम इस टर्म्स में कैसे लिखेंगे, q ऑफ अल्फा स्क्वायर r ऑफ अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर बाई ट्वाइस मास ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब इनकी सारी रेशियो अगर देखूं मैं कि QP बाय Q अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ प्रोटॉन किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज है वो प्रोटॉन के ट्वाइस है ना, अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज है वो प्रोटॉन के ट्वाइस है, तो ये वाली रेशियो कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये कितनी है, अल्फा पार्टिकल की मास इज 1/4, ठीक है, और 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो 1/4 इसकी रेशियो आ रही है। बाकी रेडियस तो दोनों की सेम दी गई है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा इज गिवन एज इक्वल, तो इक्वल है तो रेशियो इसकी 1 आ जाएगी। अब Kp बाई के अल्फा करो, Kp बाई के अल्फा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Kp बाई के अल्फा करेंगे तो सो QP स्क्वायर बाई Q अल्फा स्क्वायर इंटू RP स्क्वायर बाई R अल्फा स्क्वायर, R अल्फा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, M अल्फा स्क्वायर बाई MP स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाई MP स्क्वायर, यही आएगा। बाकी सारे टर्म्स जो है जैसे कि ये 2 है और ये B स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रेशियो हमने सबकी निकालनी है, QP बाई Q अल्फा है 1/2, इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगी 1/4 इंटू 1, और ये M अल्फा बाई MP
ये क्या है, m अल्फा बाई एम पी है, यानी कि 4/1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, गलती से स्क्वायर हो गया, देखो ये स्क्वायर नहीं होगा, एम पी ये क्या हो जाएगा 4/1, ठीक है। 4 विल कैंसिल आउट, हमारे पास कितना बचा 1, तो ये क्या है के पी बाई के अल्फा है इक्वल्स टू 1। अब हम क्या जानते हैं कि के प्रोटॉन दिया गया है, यानी कि 1/के अल्फा, के प्रोटॉन कितनी दी गई है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो के अल्फा की वैल्यू यहाँ पे के प्रोटॉन के जगह पे हमने 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, सो के अल्फा इक्वल्स टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द आंसर, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, question number 7, an electron moving in a circular orbit of radius r makes n rotations per second, n rotations per second पूछा गया है। The magnetic field produced at the center has magnitude, तो इस तरह के अगर कोई रोटेशन लगा रही है या फिर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, B इक्वल्स टू μ0I/2r होती है, ठीक है, μ0I/2r। अब क्या है, ये रोटेशन के रेस्पेक्ट में पूछा है, रोटेशंस पर सेकेंड पूछा है। करंट को हम क्या जानते हैं, करंट इज E/t, यानी चार्ज बाई टाइम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो E/t लिख रहा हूँ। अब टाइम पीरियड को मैं 2π/ω लिख सकता हूँ, ठीक है, टाइम पीरियड को 2π/ω लिख सकता हूँ। ओके, तो 2π/ω लिखने से हमारे पास क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू ω/2 E ω/2π, ये हमारे पास करंट है। अब ओमेगा की वैल्यू अगर मैं रोटेशंस के टर्म्स में लिखूं, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम कहेंगे, तो वो कितनी होगी 2π इंटू n रोटेशंस, है ना, 2π n रोटेशंस हो रही है, ओमेगा n रोटेशंस लगा रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगी 2πn/2π, 2π विल कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या, करंट इक्वल्स टू n, वेयर n इज द रोटेशंस पर सेकेंड, ठीक है, रोटेशंस पर सेकेंड। तो सिंपली हम लिख सकते हैं μ0NE/2r, ठीक है, I के जगह पे ये पुट कर दिया। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, μ0NE/2r, सो ऑप्शन, सॉरी 2π नहीं है, 2r है, 2r है, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 8, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट passes through galvanometer, if resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be। मतलब ये एमीटर है लेकिन इसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया गया है। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर हम किस तरह से बनाते हैं, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाते हैं और इसके शंट रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन गया, एमीटर बन गया, ठीक है। अब एमीटर बन गया है, अब कहा यह जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर, एमीटर में 0.2% ऑफ द मेन करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास कर रही है। तो मतलब गैल्वेनोमीटर में IG कितनी हो जाएगी, 0.2% ऑफ मेन करंट। अगर मेन करंट को मैं I कंसीडर करता हूँ तो ये कितनी आ जाएगी, 0.2/100 ऑफ I, दैट मीन्स 0.002I, ठीक है। तो इतनी अगर गैल्वेनोमीटर से जा रही है तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्ट होगा यानी कि 0.998I वो इसमें से गुजरेगा, है ना, वो इसमें से गुजरेगा, तो ये इसमें से कितना गुजरेगा, 0.998I, ठीक है, क्योंकि 0.002 इसमें से गुजर रहा है ऑफ द टोटल करंट, ऑफ द मेन करंट, है ना। तो अब थोड़ा किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, करंट इनटू G, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इक्वल्स टू क्या आएगा, करंट थ्रू शंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, IG हमारे पास क्या है, 0.002I इंटू G इक्वल्स टू IS हमारे पास क्या है, 0.9988I इंटू S, ठीक है। हमें S निकालनी है, तो S कितना हो जाएगा, G/0.002 इंटू 0.998, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, I विल कैंसिल आउट, सॉरी देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया,
कितना आ रहा है देखो, S इक्वल्स टू 0.002 I G बाई 0.998 I विल कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा S इक्वल्स टू G बाई 499, ठीक है, G बाई 499। सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1/499 इंटू G, ठीक है। सो ऑप्शन करेक्ट हो गया। किस तरह से दिया गया है क्वेश्चन देख रहे हो कि मेन करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक पार्ट में अगर 0.2% आ रहा है तो बाकी का परसेंट शंट वाले में जाएगा। ओके, तो देखो शंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, G बाई 499। देखो अब ये आंसर नहीं है, आंसर यहाँ पे ये है कि हमें रेजिस्टेंस ऑफ आर्मीटर निकालना है, पूरा के पूरा जो ये सिस्टम है इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है तो इसकी रेजिस्टेंस इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/R1, यानी कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, दैट इज गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आपके पास कितनी दी गई है, ये शंट, पहले इसको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को G लिखते हैं 1/G प्लस 1/S/499, सॉरी G/499, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो 1/G 1 + 499/G यानी कि कितना आ जाएगा 500/G, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 500/G, सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू G/500, ठीक है। सो G/500 यानी कि 1/500G, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।